हेलो बच्चा लोग, कैसे हो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे के पूरे इस बेस को समझना होगा और नहीं पढ़ेंगे तो काम 25 हो जाएगा, समझे। चलो ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी तक हम चीज़ों को समझ रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे और भाग रहे थे, मतलब आ रहे थे। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ा होगा आपने तो आपने एक इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे आप। इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब कि एक सिंगुलर फैक्टर पे आप काम कर रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसको समझते हैं। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तो यानी ओवरऑल डिमांड के बारे में बात करेंगे आप। इसके बारे में बात करेंगे, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। भाई टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आने का कारण क्या हुआ, तो पहला सबसे पहली बात यह है, फैक्टर्स को समझना था कि भाई ये डिमांड क्रिएट हुई क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स बना क्यों। तो सबसे पहली बात थी कि जीडीपी ग्रोथ को हमको समझना था। अब जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है, मगर मैं बता देता हूं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो गया भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितना है आपके इकोनॉमी में, यानी आपके रीजनल जियोग्राफिकल बाउंड्री में। मतलब कि भारत की, मतलब इंडिया की बाउंड्री में, इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री में, जियोग्राफिकल बाउंड्री में हम कितने प्रोडक्ट्स और कितने सर्विसेज को बेच रहे हैं, कितने सर्विसेज और कितने प्रोडक्ट्स को हम इंडियन बाउंड्री में हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको कहते हैं जीडीपी। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। सिंपल सा फेनोमेना है ये। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। भाई अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिकेगा, उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए हमको क्या? नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमी में जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमी में जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, इसका मतलब यह होगा कि जितनी ज्यादा नौकरियां होंगी उतना ही लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा सैलरी होगा, सैलरी ज्यादा अच्छी होगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हम उतना ही कंज्यूम करेंगे क्या? प्रोडक्ट्स को। जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे उतना ही ज्यादा बनेगा, फिर वो साइकिल रिप्लेस होता रहेगा, वो चलता रहेगा। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को समझना था, मतलब महंगाई और सस्ताई। भाई सस्ताई तो हमने कभी देखी नहीं, हमने सिर्फ देखा क्या? महंगाई। अब एवरेजली हर साल 6 से 7% की ग्रोथ होती है। किसमें? इन्फ्लेशन में। अगर कोई सामान इस साल 100 रुपए का है तो हो सकता है अगले साल वो 106 रुपए या 107 रुपए का होगा। कभी कभी वैल्यू को कम भी कर दिया जाता है, यानी क्वांटिटी कम करके आपको 107 रुपए, 100 रुपए में बेच दिया जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट। भाई फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए फंड कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? कहां से आप फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से आप पैसा दे रहे हैं, यह भी तो इंपॉर्टेंट है। फंड कहां से लेके आएंगे आप? घर से तो फंड लेके आओगे नहीं भाई, घर में पैसा तो पड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो फंड कहां से आएगा? द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो रेट चलता है एक्सचेंज का, जो रेट चलता है एक्सचेंज का, मतलब कि इंडियन रुपीज इन रिस्पेक्ट टू किसके? यूएस डॉलर के बीच में। ठीक है, उसके बाद से बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसके बीच का डेफिनेशन कि कंट्री में कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो बीओपी अगर तुमको समझना होगा, बीओपी तुमको समझना होगा तो इसको कैसे समझोगे? समझो इसको। देखो अब ये हमारी कंट्री है, मेरा हाउस, मेरा देश, मेरा कंट्री है, और नेबर मेरे बगल वाले।
मतलब मेरे नेबर्स हो गए। अब अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में क्या होती है, कमोडिटी सप्लाई होती है। कभी ये इसको भेजेंगे, कभी ये इसको भेजेंगे। अगर हमारे घर से किसी नेबरिंग कंट्री में सामान ज्यादा जा रहा है, यानी एक्सेस में जा रहा है, किस में जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है, और हमारी नेबरिंग कंट्री से हमारे घर में लेस में आ रहा है, मतलब कम सामान आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस में सामान आ रहा है, मतलब कि हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान ज्यादा जा रहा है और बाहर की कंट्री से हमारे देश में, मतलब अपने घर में कम सामान आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा घर क्या है, मुनाफे में है, प्रॉफिट में है। अब दूसरी तरफ अगर हम ज्यादा सामान मंगा रहे हो और कम सामान बेच रहे हो तो क्या होगा, हमारा नुकसान ही तो होगा, लॉस ही तो होगा। क्या होगा, लॉस ही तो होगा, नुकसान ही तो होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्या डिमांड बोरो इन कर पाते हैं, क्या हम ऐसी सिचुएशन रख पाते हैं। तो उन सारी सिचुएशंस को समझने के लिए हमको क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया कि टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या है, ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, सबकी बात हो रही है, चाहे वो कंज्यूमर से रिलेटेड हो, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे कमोडिटी को ले लीजिए, सारे सर्विसेज को ले लीजिए, टोटल की डिमांड कितनी है। वही वाइस वर्सा किसके साथ होगा, सप्लाई के साथ होगा, यानी टोटल सप्लाई किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, टोटल सप्लाई किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्या समझ में आया, जितनी ही ज्यादा सप्लाई होगी उतना ही अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। तो एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, इसकी गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल कंजम्पशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल कंजम्पशन भैया सबकी बात कर रहा है, किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब वो चाहे पेन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो एरोप्लेन हो और ईटीसी, सो ऑन सो फोर्थ, कुछ भी, हम हर चीज तो खरीद रहे हैं यार, हर चीज तो कंजम्पशन पे है। मैं ऊपर से नीचे तक कंज्यूम कर रहा हूं। ये पेन हो गया, ये घड़ी हो गई, ये अंगूठियां हो गई, ये चश्मा हो गया, ये दाढ़ी मोछ रखने का जो स्टाइल है, इसको कटाने का जो स्टाइल है, ये शॉल हो गई, ये जैकेट हो गया, ये माइक हो गया, ये कैमरा हो गया, ये लाइट हो गया। तो हर चीज तो कंज्यूम ही कर रहे हो। ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये माउस हो गया, ठीक। तो एवरीथिंग क्या हो गया, ये सब कुछ एक कंजम्पशन का ही तो पार्ट है। बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्या है, कंजम्पशन का ही पार्ट है। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हो। अब ये इन्वेस्टमेंट या तो हाउस होल्ड करेगा, कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, गवर्नमेंट करेगी, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज या एनजीओज करेंगे, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज करेंगे। इन्हीं तीन पार्ट्स में खेलना है आपको। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कभी कभी फॉरेन भी होता है, ये भी जान लीजिए, फॉरेन की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आता है, जिसको एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है। अब इसके बारे में हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है,
पहले आपको इंक्लूडेड था इसमें, जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या 5 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था उसमें ये इंक्लूडेड था 2011, 12, 13 तक भी, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं इसको, बट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सिर्फ 3 लोगों के बारे में पढ़ना है, हाउस होल्ड, किसका, गवर्नमेंट और एनपीओ और एनजीओ के बारे में। डोमेस्टिक इनकम, कंट्री की इनकम क्या है, कंट्री की इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, इस कंट्री की इनकम में पहले हमको डिस्पोजेबल इनकम भी पढ़ना था। क्या पढ़ना था? डिस्पोजेबल इनकम। बट अब आपकी इकोनॉमी से इसको हटा दिया गया है, आपको पढ़ना ही नहीं है। पता नहीं क्या पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, हमको तो समझ में नहीं आता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल पढ़ा देते तो और अच्छा रहता। ठीक है, तो कंट्री की इनकम कितनी है? अब कंट्री की इनकम क्या होगी? पर कैपिटल इनकम से निकल के आएगी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम, बड़े बड़े फॉरेनर लोग पर कैपिटा बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी पढ़ के आते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। तो पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम कैसे निकलेगी? पर इंडिविजुअल की इनकम, पर इंडिविजुअल की इनकम एवरेजली निकालना होगा आपको, इंडिविजुअल की इनकम निकालना होगा। एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है भाई? एवरेज का मतलब क्या करिए, सबका टोटल कर दीजिए, सबका टोटल कर दीजिए और उसके बाद से जो एवरेज निकालना होगा उसको उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो फाइनाइट नंबर होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, आपका पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा। मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर इनकम को आप जनरेट कर लीजिए, टोटल इनकम से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी थी। अब टाइप ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, भाई टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई? एक तो फाइनल गुड्स होगा, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स होगा, तीसरा तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स होगा, चौथा तुम्हारा कैपिटल गुड्स होगा। अब फाइनल गुड्स में क्या होता है? फाइनल गुड्स में मतलब कि अब फाइनल गुड्स जो हो गए, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत है, क्वेश्चन आपको इसी में पूछता है, ये सबसे मजेदार टॉपिक है। इसमें आपको इस तरीके से घुमा देगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, नहीं आसान है, घुमा देगा, समझ में ही नहीं आएगा। देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि अ कंपनी, एक टेलर है, एक टेलर है, इसके लिए जो मशीन आती है, स्विंग मशीन आती है, शेविंग मशीन आती है, वो क्या कहलाएगी? अब बताइए क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स में आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, कंज्यूमर गुड्स में आएगा, कैपिटल गुड्स में आएगा? बताओ, कमेंट करके बताना किस में आएगा। स्विंग मशीन किस में आएगा? टेलर जो स्विंग मशीन निकाल रहा है वो किस में आएगा? तो कहने का मतलब हमको ये समझना होगा कि फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब क्या हो गया कि अब ये सीधे के सीधे यूज प्रोसेस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? यूज प्रोसेस में चला जाएगा। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा या तो कंजम्पशन के लिए, या तो कंजम्पशन के लिए, या तो कंजम्पशन के लिए, या विथ फर्दर किसके लिए? आगे प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी को इनहांस करने के लिए। तो फाइनल गुड्स सीधे सीधे आप सीधे तरीके आप ये समझ सकते हैं कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या हो गया? सीधे के सीधे कंजम्पशन के लिए ये कंज्यूम करना है आपको। उसके बाद से आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं भाई? इंटरमीडिएट गुड्स एक तरह से समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल। क्या कहला गए? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल। फाइनल गुड्स जो होता है, अब ये हमेशा याद रखिएगा कि फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूड है, कंज्यूमर गुड्स भी इंक्लूड है और आपके कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कहीं कहीं आपसे कंफ्यूज कर देगा कि अरे नहीं सर, फाइनल गुड्स में कैसे आ सकता है? आएगा, क्यों नहीं आएगा? फाइनल गुड्स में क्यों नहीं आएगा यार? फाइनल गुड्स बोल दिया लास्ट कंजम्पशन के लिए, अब तो कंजम्पशन में इस्तेमाल करो, चाहे उसका तुम इंटरमीडिएट गुड्स में इस्तेमाल करो। किसी के लिए वो मशीन, किसी के लिए वो चीज, किसी आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आएगी और किसी के लिए वो लास्ट कंजम्पशन होगा। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। ब्रेड है, ब्रेड एक नॉर्मल आदमी के लिए कंजम्पशन के लिए है। आप जाते हैं मार्केट से ले आते हैं ब्रेड को, खा लेते हैं। नॉर्मल पीपल के लिए कंजम्पशन के लिए है। बट इसका अगर पकौड़ा बना दे तो तब क्या करोगे? अब बोलो फाइनल कैसे कहलाएगा? ये फाइनल तो नहीं, तो इंटरमीडिएट में आ गया, तो रॉ मटेरियल में आ गया। अब तो ये रॉ मटेरियल में आ गया ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज, फाइनल गुड्स का यूज प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस में उसका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो डिपेंडेंसी करता है। इंटरमीडिएट गुड्स सिंपल सा एक फैक्ट है कि रॉ मटेरियल है भैया, रॉ मटेरियल ही है ये।
एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में बीच में आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हम कह लेंगे रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब ये ब्रेड मैंने बता दिया आपको रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। किसी मशीन को बना रहे हो, उसमें नेल का इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या कहला गया? वो तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स कहला गया। उसके बाद से वुड्स, भाई वुड्स क्या हो गया तुम्हारा? वुड्स क्या हो गया तुम्हारा? ये रॉ मटेरियल ही तो है, इसका बदले आप फर्नीचर बनता है। बोलो। अब ये प्लास्टिक से बना हुआ, एक एग्जांपल तुमको मैं देता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये घड़ी, ये मेरे पास सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, कुछ भी है, ये मेरे पास एक सिंपल सा फैक्ट है, ये आप देखिएगा, दिख रहा होगा, ये अंगूठी है, ठीक है। अब ये अंगूठी जो है, इस अंगूठी में गोल्ड लगा है, इस अंगूठी में गोल्ड लगा है, इस अंगूठी में डायमंड लगा है, ठीक है, ये दो चीजें लगी हुई हैं इसमें, ठीक है, गोल्ड भी है और डायमंड भी है। अब किसी के लिए जो गोल्ड माइनर होगा, जो गोल्ड को माइन कर रहा होगा, तो वो उसको बड़े बड़े लॉट में निकाल रहा होगा, उसके लिए तो वो फाइनल गुड्स है ना, उसके लिए तो वो फाइनल गुड्स है, उसको मार्केट में आगे बेचेगा। अब जैसे ही वो रॉ मटेरियल, वो बड़ा जो माइन करके निकाला है, उस गुड्स को निकाला है गोल्ड को, फिर वो क्या करेगा? उसको किसी दुकानदार को देगा। तो जैसे ही ये फाइनल गुड्स किसी दुकानदार के पास पहुंचा, मतलब किसी शॉप के पास पहुंचा, किसी शॉप के पास पहुंचा, ये क्या कहला गया? इंटरमीडिएट गुड्स कहला गया कि नहीं कहला गया? बोलो। जैसे ही ये किसी इंटरमीडिएट, मतलब किसी शॉप पे पहुंचा, तो ये इंटरमीडिएट में चला गया। अब उसको वो गलाएगा, शेप करेगा, साइज देगा, अलग से डिजाइन क्रिएट करेगा। अब उस डिजाइन, अच्छा, इस शॉप के लिए जो अंगूठी थी वो क्या कहला गई? फाइनल गुड्स कहला गई। अब ये किसके पास चली जाएगी? सीधे कंज्यूमर के पास चली जाएगी, सीधे कंज्यूमर के पास चली गई, तो ये उसका क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स हो गया, वो कंज्यूम कर लेगा। तो फाइनल गुड्स उसके यूज प्रोसेस पे डिफाइन करता है कि उसका यूज कैसे हो रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बता दिया कि इंटरमीडिएट गुड्स भाई रॉ मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स मैंने बता दिया कि वो जो भी हम कंज्यूमर हैं, एज ए कंज्यूमर हम जो भी कंज्यूम करते हैं, जिसको लास्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, उसको ना बेचिएगा ना करिएगा, उसको सीधे खाइएगा, इंजॉय करिएगा। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, हम अपने पर्सनल फेनोमेना को डील करने के लिए, पर्सनल फीलिंग को पूरा करने के लिए जो कंजम्पशन करते हैं, उसको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, चाहे कुछ भी हो। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? कैपिटल गुड्स कोई रॉ मटेरियल नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये होते हैं फ्रैगमेंट्स में, ये वन प्रोसेस में होते हैं। किसमें होते हैं? वन प्रोसेस में होते हैं। किसमें होते हैं? वन प्रोसेस में होते हैं, इसको समझना, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि फाइनल गुड्स जो हो गया वो तो इंटरमीडिएट में भी आएगा, कंजम्पशन में भी आएगा, कैपिटल में भी आएगा, इंटरमीडिएट में भी आएगा। मगर समझना, देखो, एक कोई प्लांट है, एक कोई प्लांट है, एक कोई प्लांट है, कारपेंटर का जो प्लांट है, ठीक है, कारपेंटर मतलब जहां पे लकड़ियों का काम होता है, कारपेंटर का प्लांट है, ठीक है, मैं मानता हूं कि कारपेंटर का प्लांट है। अब इस प्लांट में मशीन्स होंगी, मशीन्स होंगे, रॉ मटेरियल में वुड होगा, लकड़ियां होंगी, फर्नीचर होंगे, फर्नीचर होगा ना। अब देखो कुल मिला के ये तीन चीजें हैं इसके पास। अब देखो कैसे इसकी डिफिनेशन होती है। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो थे, मशीन हो गई, वुड्स हो गया और फर्नीचर हो गई, ये तीनों ही फाइनल के कैटेगरी में आएंगे। ये तीनों ही फाइनल के कैटेगरी में आएंगे। कैसे आएंगे? जिसने मशीन को बनाया होगा, क्या वो मशीन को छाती पे लाद के ऊपर लेके जाएगा? उस मशीन को बनाया उसने, किसी को बेच दिया, किसी कारपेंटर वाले प्लांट को वो मशीन बेचा होगा ना, तो वो मशीन उसके लिए तो फाइनल गुड्स थी ना, ठीक। क्या कारपेंटर लकड़ी घूम घूम के काट रहा होगा कि बगल में गुप्ता जी के यहां लकड़ी पड़ी है उठा लाओ? ना ना ना, वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अच्छा, फर्नीचर देखो, अब क्या करेगा? वो इतना फर्नीचर बना रहा है, सोफा बना रहा है, बेड बना रहा है, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, हेन तेन लंटेन सब बना दिया। वो क्या अपने लिए बना रहा है? किसके लिए बना रहा है? कंज्यूमर के लिए बना रहा है, कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स के लिए बना रहा है। तो मशीन जो है ये वन प्रोसेस में आती है भैया। एक बार लगा दिया 10 साल का छुट्टी, एक बार लगा दिया 10 साल की छुट्टी, लगाया ना,
एक बार लगाया काम खत्म। कैपिटल गुड्स एक बार लगाया, उसका इस्तेमाल बार बार करेगा वो। कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल बार बार किया जाता है अपने फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। वहीं वुड का इस्तेमाल एक बार लकड़ी का हुआ, कोई एक फर्नीचर तैयार हुआ, कोई एक सोफा बना, तो क्या उससे दोबारा सोफा बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो वो जो वुड था, जो लकड़ी थी, जो एक बार गई मशीन में कट गई, फिर वो क्या दोबारा लकड़ी आके कटेगी? नहीं कटेगी ना। दोबारा तो वो लकड़ी फिर से दोबारा एज इट इज पुराने जैसी तो हो नहीं पाएगी। तो ये सिंगल प्रोसेस के लिए है, वन प्रोसेस में नहीं आता, ये मल्टीपल यूज होगा इसका। बार बार आपको लकड़ियों का इस्तेमाल करना ही करना है। सेम मशीन में कई बार कई सौ, कई हजार, कई लाख लकड़ियां जाएंगी, कटेंगी, एक साइज लेंगी, फिर फर्नीचर बनेगा। तो इसके बीच का डिफरेंस यही आपको समझना है कि इंटरमीडिएट गुड्स एक बार यूज करने के लिए होते हैं, कंज्यूमर गुड्स बार बार यूज किए जा सकते हैं, कैपिटल गुड्स वन प्रोसेस पे होते हैं, मतलब कि एक बार खरीद लिया, आपके लॉन्ग फॉर्म में कई सालों तक वो चलेगा। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भैया जो जिनका 5 साल से 10 साल की आय होती है, मतलब उम्र जो होती है 5 से 10 साल। अब क्या क्या आएगा? कार आएगी, बाइक आएगी, फर्नीचर आएगा, कहीं कहीं टीवी भी आ ही जाता है, मतलब टीवी तो हम नहीं लेते हैं जनरली, टीवी कोई मतलब नहीं है। घर आ गया, हाउस। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हर तीसरे साल तुम घर तोड़वा के बनवा रहे हो, पता चला घर बिक जाएगा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनकी उम्र काया कितनी होती है, एज कितनी होती है? 3 से 5 ईयर। अब मिडिल क्लास फैमिली में क्लोथ 3 से 5 साल तो चल ही जाते हैं, जीन्स खरीदते हैं तो 5 साल चलता है मेरा। अब तुम लोग नहीं जानते भाई, अमीर उमीर होगे तो हर दूसरे दिन खरीदते होगे। मोबाइल फोन, टीवी, ये सब क्या आ गया? सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिनकी उम्र 3 से 5 साल होती है। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंगल यूज, आया गए, आए सनम गए सनम, सिंगल यूज। ब्रेड, ब्रेड, बटर, राइस, व्हीट, ये सब क्या है? सिंगल यूज। सर्विसेज बताना पड़ेगा। क्या मुझे बताना पड़ेगा? सिनेमा, चालान, चालान, क्या समझ में आया? चालान, जो भी सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब वो हो गया नेटफ्लिक्स, प्राइम, सो ऑन सो फोर्थ सर्विसेज। ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स, सभी मशीन कैपिटल गुड्स में नहीं होती। मैंने मशीन्स को बता दिया, बट इसमें एक डिफिनेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। अब क्यों नहीं होती हैं? एक सिंपल सा फैक्ट तुमको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास 2 फार्मर हैं, मेरे पास 2 फार्मर हैं, मेरे पास 2 फार्मर हैं, दोनों के पास सेम जमीन। मान लो कि मैं कहता हूं कि 10 एकर्स इनके पास है और 10 एकड़ इनके पास है। इन दोनों के पास ट्रैक्टर है, इसके पास भी ट्रैक्टर है, इसके पास भी ट्रैक्टर है, दोनों के पास ट्रैक्टर है। ठीक है, बात समझ में आया? दोनों के पास क्या है? ट्रैक्टर है। अब क्या होगा? बताइए, बताइए। ट्रैक्टर है,
अब ये क्या करते हैं कि इसके पास भी ट्रैक्टर है, इसके पास भी ट्रैक्टर है, दोनों के पास ट्रैक्टर है। अब मान लो ये क्या करता है कि उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, उस जमीन को जोतता है, उससे जो राइस, उससे जो व्हीट, गेहूं और चावल जो भी उससे आया, वो क्या करता है, ये मार्केट में ले जाके क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, अब ये जो गेहूं और चावल उगाते हैं उसको खुद खा जाते हैं, ओन कंजम्पशन के लिए होता है। 10 एकड़ का गेहूं चावल ये खुद समाप्त कर जाते हैं, और ये क्या करता है, इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है और मार्केट में बेच देता है। अब देखो, इसके लिए, इस फार्मर 1 के लिए ये जो ट्रैक्टर था वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स कहलाएगा। और इसके लिए ये जो ट्रैक्टर है ये सीधे फाइनल गुड्स कहलाया ना। इसका ये इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके खुद ही खा गया। तो ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कि आप सभी के परिवार में एक मशीन जो होगी वो हमेशा देखने को मिलती होगी, सिलाई मशीन, शूइंग मशीन, बोल नहीं पाता हूं मैं। अब किसी टेलर के लिए ये क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा, और किसी हाउसवाइफ के लिए क्या होगा, फाइनल गुड होगा। भाई हमारी मम्मी लोग के फाइनल गुड्स होगा ना। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। एकदम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, बनेगा और बनता रहेगा। इंपॉर्टेंट देखो कैसे है। अब कैपिटल गुड्स में क्या है कि कैपिटल गुड्स में सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। मतलब कि वन प्रोसेस में आने वाले वो सारे प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता हो, चाहे वो कोई प्लांट रहा हो, चाहे वो कोई मशीनरी रही हो, ठीक है, ये सभी का सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी से कुछ ना कुछ, इन सभी से कुछ ना कुछ बनाया जाता है। इन सभी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ना। अच्छा, इस प्रोडक्शन में एक चीज और लगती है, वो चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, रॉ मटेरियल होती है। अब ये बताओ कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, मैंने अभी कारपेंटर का एग्जांपल लिया था, तुमको दिया था ना मैंने कारपेंटर के लिए। तो कारपेंटर का प्लांट मतलब जो उसने मशीन लगाया, प्लस वुड लगाया, प्लस फर्नीचर जो बनाया, ये सभी कुछ क्या होंगे, उसके कैपिटल गुड्स होंगे ना। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स में इंक्लूड कर रहे होंगे। भाई प्लांट से वुड काटा, वुड से अपना फर्नीचर बनाया। बट क्या वुड जो तुम्हारा है, ये जो है तुम्हारा वुड, क्या कैपिटल गुड्स बन सकता था? नहीं बन सकता है ना, सिंगल यूज है, काम खत्म इसका। भाई एक बार बना, काम खत्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, ये सबके सब प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, क्योंकि इनसे हेल्प करके हम किसी ना किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स यानी रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, वो क्या कैपिटल गुड्स बन सकते हैं? क्या रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल गुड्स बन सकता है? क्या रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल गुड्स बन सकता है? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सिंगल यूज है ना, नहीं बन सकता है। भाई बात समझ में आई? हु आर द कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी? कौन कौन कंज्यूमर होते हैं भाई? हाउस होल्ड, हमारे और आप जैसे लोग। अब इसमें मिडिल भी हैं, इसमें पुअर भी हैं। इसमें कौन कौन से हैं? मिडिल भी हैं, पुअर भी हैं, और कौन से हैं भैया? और कौन से हैं इसमें? इसमें रिच पीपल भी हैं। गवर्नमेंट बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, मतलब ये तो बातें नहीं है, बट अब क्या किया जाए, लिखा है तो लिखना ही पड़ेगा। चैरिटी करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एनजीओज, ये सभी क्या आते हैं? ये सभी के सभी कंज्यूम करते हैं एक ना एक प्रोसेस में। क्यों नहीं करते भाई? हाउस होल्ड है, हम देख तो कंज्यूम करते ही करते हैं भाई। गवर्नमेंट भाई कंज्यूम कर ही रही है। अब रोड बनता है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसके लिए। एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है ये याद रखिएगा। आपको क्या करना है, इन सभी के कंजम्पशंस को ऐड कर दीजिए। इन सभी के कंजम्पशंस को ऐड कर देंगे आप, तो आपका एग्रीगेट कंजम्पशन निकल जाएगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, देखो यहां पे, ये देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय किसके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड का कंजम्पशन, उसके बाद किसका कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, किसका कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन। देखते जाओ, किसका कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, किसका कंजम्पशन, गवर्नमेंट का। देखो, हाउस होल्ड का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, और किसका, एनपीओ का, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंजम्पशन। इन सभी को जब आप ऐड करते हैं तो आपका क्या निकलता है, एग्रीगेट कंजम्पशन। क्या निकलता है, एग्रीगेट कंजम्पशन निकलेगा। ठीक है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, अगला टॉपिक है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन, investment is a process of a capital formation or a process that increase the stock of a capital। इसका फॉर्मूला होता है A is equal to delta K, I is equal to delta K। अब I से क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, I से क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। K से का मतलब बताइए, K का मतलब बताइए, और डेल्टा का मतलब बताइए। डेल्टा का मैं मतलब बता देता हूं, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, अब के का मतलब बताइएगा, आई का मतलब तो मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट। अब के का मतलब क्या हो गया ये अब आप बताएंगे, अब मुझे आप बताइएगा। ठीक है, इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये जानने के लिए कि इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, देखो कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मैं तुमको समझाता हूं कि कैसे कैपिटल क्रिएट होता है, कैसे कैपिटल क्रिएट होता है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मेरे पास 1 लाख रुपए थे। एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुमको समझाता हूं कि सचिन के पास 1 लाख रुपए थे। अब सचिन क्या करता है, इस पैसे को बैंक में डाल देता है। क्या करता है, बैंक में डाल देता है। चलो ठीक है, बैंक में नहीं डालता हूं, मैं इसकी म्यूचुअल फंड में मैं इसको म्यूचुअल फंड में डालता हूं। कितने परसेंट रेट पे, 15% के इंटरेस्ट रेट पे मैं इसको डालता हूं। अब 1 लाख पे मुझे कितना मिलेगा, 1,15,000 मिलेंगे, 1,15,000 रुपया मिलेगा। इसका मतलब कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, ये 1,15,000। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे मुझे 15,000 का क्या मिला, IR मिला, यानी इंटरेस्ट रेट मिला। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मेरी हो गई, 15% के हिसाब से मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई कि नहीं हुई मेरी। तो तात्पर्य का मतलब यही हो गया कि जब भी आपके पास कोई स्टॉक होगा, अब वो स्टॉक जरूरी नहीं है कि मॉनिटरी टर्म में हो, वो हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट रखा हो, मॉनिटरी टर्म में होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो, कोई आपके पास सामान हो जिसको आपको भविष्य में बेचना हो, तो वो मॉनिटरी टर्म में इंक्लूड किया जाएगा। खैर वो अलग बात है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझ में आया। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आइए इसको समझते हैं। चलो, फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक मेरा एक ईयर कहलाता है, वैसे तो ये कहलाता नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या होता है, अप्रैल टू मार्च होता है। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर है। फॉर एन एग्जांपल, उसमें क्या होगा, द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात किया है, जो प्रोड्यूसर के पास है किस साल, उस साल के अंत में, उस साल के अंत में उस प्रोड्यूसर के पास कितनी एसेट्स रखी हुई हैं, इसको आप जब माइनस करते हैं, इसको जब आप माइनस करते हैं किसमें से,
स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, किस समय? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। मतलब कि जो कि आपके अंत में कितना स्टॉक है उसको आप माइनस करते हैं आपके साल के शुरुआत में कितना स्टॉक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, अब मेरे पास फिक्स एसेट्स में स्टॉक आ गया 20 लाख का। तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब ये कितना इंक्रीज कर रहा है? 10 लाख का इंक्रीज कर रहा है, 10 लाख का इंक्रीज कर रहा है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई? इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्री का मतलब समझिए, इन्वेंट्री का मतलब वही हो गया, इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया भाई? इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया कि इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वही जनवरी और दिसंबर का खेला है, ठीक है, जनवरी और दिसंबर का खेला है। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आपका आएगा वो क्या कहलाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक कहलाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है इसको समझिएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि कितना एक्सपेंडिचर आपने किया किसके लिए? फिक्स्ड एसेट्स के लिए, और कितना पैसा आपने खर्च किया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के लिए। कितना पैसा आपने फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया और कितना इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेंटरी एसेट्स के लिए किया। इनको जब आप इंक्लूड करते हैं तो इससे आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलता है। क्या निकलता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलता है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि नेट इन्वेस्टमेंट जब निकालना होगा, एग्जैक्ट अगर आपको पता करना होगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा। क्या करिएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा। अब इसको समझाने का एक सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं ताकि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएं। यहां पे इन्वेस्टमेंट को भूल जाइए, यहां पे बस दो चीजों को याद रखिए, ग्रॉस और नेट। क्या याद रखना है? ग्रॉस और नेट याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ग्रॉस और नेट आपको याद रखना है। ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल वैल्यू। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ओवर ऑल वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझते हैं? देखो, मेरे पास आज एक बुलेट है। आज तारीख कितनी हो गई? आज हो गई 21 तारीख, ले रजा, 21 दिसंबर 2024। मैंने आज एक बुलेट बुक की 2 लाख रुपए की। यार रजा ले आओ, 2 लाख रुपए की मैंने बुलेट बुक की। वेरी गुड, माशाअल्लाह चुम्मेश्वर। अब अगले साल की हम बात करते हैं, 31 दिसंबर 2024। क्या इस एसेट की वैल्यू 21 दिसंबर 2024 को 2 लाख रह जाएगी? तुम खुद बताओ। आज खरीदी हुई प्रोडक्ट, आज जो हमारे पास एसेट थी, क्या अगले साल इसी तारीख को क्या ये 2 लाख रुपए रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? कहोगे सर इसमें से तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितना? चलो मैं मानता हूं 1 लाख रुपए। तो जो आपका 1 लाख रुपए बचा, यही कहलाया नेट। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तुमसे कोई पूछे कि भैया तुमने गाड़ी कितने में खरीदी, तुम कहोगे सर 2 लाख। हम पूछे अभी बताओ कितने में बेचोगे, अभी इसका दाम लगाओ। तो भाई 2 लाख में तो तुमने खरीदा था, 2 लाख में तुमने तो खरीदा था, बेचा कितने तुमने में? मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी उसकी? प्रेजेंट वैल्यू 1 ही लाख रुपए तो है,
बीच में जो 1 लाख रुपए तुम्हारे गए वो क्या था? वो डेप्रिसिएशन था। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो ग्रॉस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, आपका नेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? ग्रॉस में से जैसे ही आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, आपका नेट निकल जाता है। और इसका ठीक उल्टा करेंगे, अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और अगर आपको ग्रॉस निकालना होगा तो नेट में से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आपका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? तो नेट और डेप्रिसिएशन आपके पास इतना है। बात समझ में आया? बोलो। ठीक, तो यहां पे आपका बेसिक जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं, बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें हैं उनको ध्यान रखिएगा जब भी आप इकोनॉमिक्स लगा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में कोशिश करिएगा कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। बाबा लोग, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे, आपके क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मजेदार हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। देखो, मैक्रो से प्लस इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर्स 2 बुक्स आपको पढ़नी है। 50 क्वेश्चंस इसके, 50 नंबर्स इसके, 50 नंबर्स इसके। मान लो कि 20 नंबर इसमें से लेस कर देता हूं, मतलब 40 नंबर इसका, 40 नंबर, 40 नंबर इसका, 40 नंबर इसका, 40 नंबर इसका पूरा आएगा। ये तो पूरी थ्योरी है, ये तो पूरी थ्योरी है। इसमें मान लो कि 30% क्वेश्चंस जो होंगे आपके किसके होंगे, न्यूमेरिकल्स के होंगे। मतलब कि 12 से 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे आपके क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स के होंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो नेशनल इनकम्स के आएंगे। और प्लस छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का हो गया, ASAD का अप्रोच हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, वो सबसे 1 2 3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा फेनोमेना है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए बाबा। जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। इसको आपको बिजनेस की तरह भरना नहीं है, भरेंगे तो नंबर कटेगा। आगे कैसे पेपर लिखना होगा मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, सब सही, दूध दही।